स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? सर्वे भवन्तु सुखिनः की अभिलाषा रखते हुए आज का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। एग्जामिनेशंस की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। यह टॉपिक पॉलिटिकल साइंस से संबंधित है। इसके संबंध में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि राज्य का आधार शक्ति नहीं है, विवेचना कीजिए। यह शक्ति की अवधारणा क्या है, शक्ति के विभिन्न स्रोत कौन कौन से हैं, स्पष्ट कीजिए। इन्हीं संदर्भों पर हम डिस्कस करने वाले हैं। राज्य का आधार शक्ति नहीं है, इसे जानने से पहले, इस तथ्य के संबंध में नॉलेज गेन करने से पहले ये आवश्यक है कि हम ये जानें कि शक्ति की अवधारणा क्या है। एक्चुअली शक्ति व्यक्तियों, समूहों तथा भौतिक परिस्थितियों के प्रतिरोध के होते हुए भी या विरोध के होते हुए भी स्वतंत्र रूप से कार्य करने की क्षमता का नाम है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि यह एक तरह से आदेश देने की योग्यता है। वायरस्टेड ने इस संबंध में कहा है कि शक्ति समाज की आधारभूत सुव्यवस्था का सहारा है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जहाँ कहीं भी सुव्यवस्था है वहाँ शक्ति का अस्तित्व अवश्य पाया जाएगा, तथा शक्ति ही वह तत्व है जो प्रत्येक संगठन के पीछे रहता है और प्रत्येक संरचना को बनाए रखता है। ऐसा माना जाता है कि शक्ति के बिना कोई भी संगठन अस्तित्व में नहीं रह सकता तथा बिना शक्ति के कोई भी व्यवस्था संभव नहीं हो सकती। शक्ति की अवधारणा के संबंध में ड्यूविन ने कहा है कि संगठित अंतरक्रिया की व्यवस्था के पीछे निहित तत्व को शक्ति समझना चाहिए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि शक्ति वह तत्व है जो विभिन्न भौतिक दशाओं के प्रतिरोध के होते हुए भी स्वायत्ततापूर्ण, स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने की क्षमता का नाम है। जनरली एग्जामिनेशंस में ये पूछ लिया जाता है कि शक्ति राज्य का आधार नहीं है। तो शक्ति की अवधारणा को समझने के पश्चात अब हम डिस्कस करेंगे कि शक्ति राज्य का आधार नहीं है। विभिन्न विद्वानों ने शक्ति सिद्धांत का एक दोष ये माना है कि यह राज्य का मुख्य आधार है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि शक्ति के बिना राज्य अस्तित्व में नहीं रह सकता। पॉलिटिकल थिंकर्स ये तर्क भी देते हैं कि अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए प्रत्येक राज्य को किसी न किसी रूप में शक्ति का सहारा या शक्ति का उपयोग अथवा शक्ति का प्रदर्शन अवश्य करना होता है, करना पड़ता है। इस आधार पर तो ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि राज्य का आधार केवल शक्ति से ही संभव है। राज्य का अस्तित्व शक्ति पर ही निर्भर करता है, किंतु कई विद्वानों ने इसका विरोध भी किया है। उन्होंने ऐसा माना है कि शक्ति केवल राज्य का आधार नहीं है, या ये कहें कि शक्ति केवल एकमात्र राज्य का आधार नहीं है। शक्ति के अतिरिक्त राज्य का अस्तित्व अन्य तत्वों पर भी टिका हुआ है। इसे ऐसे कह सकते हैं कि अन्य तत्व भी राज्य के अस्तित्व में सहायक हैं। इनमें सहयोग, सद्भावना, यूनिटी, ब्रदरहुड, पब्लिक ओपिनियन इत्यादि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो राज्य के अस्तित्व के लिए आवश्यक हैं। यही कारण है कि कई विद्वानों ने माना है कि शक्ति राज्य का एकमात्र आधार नहीं है। गिलक्राइस्ट महोदय ने इस संदर्भ में कहा है कि बल प्रयोग की शक्ति राज्य का एकमात्र मापदंड हो सकता है, लेकिन उसका सार नहीं हो सकता। यदि शक्ति राज्य का सार बन जाए तो राज्य का अस्तित्व तब तक ही रहेगा जब तक कि शक्ति है। ऐसा भी देखा जा सकता है कि शक्ति का विवेकहीन प्रयोग, विवेकहीन उपयोग सभी प्रकार की क्रांतियों के प्रारंभ में देखा जा सकता है, लेकिन वास्तव में नैतिक शक्ति ही राज्य का स्थायी आधार है। यानी इन्होंने राज्य के अस्तित्व के लिए मॉरलिटी को इम्पोर्टेंट माना है। इस तरह से शक्ति को राज्य के अस्तित्व के लिए सर्वमान्य रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता, और यही कारण है कि शक्ति राज्य का आधार नहीं है। इसके संबंध में ये तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं। इसमें इन्होंने नैतिकता को भी मुख्य माना है तथा अन्य जो फैक्टर्स हैं वो भी स्पेसिफिक रोल प्ले करते हैं। देखिए, ये मानकर चलिए कि अंत में उन्हीं सिद्धांतों को इम्पोर्टेंस दी जाती है जो सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय से संबंधित होते हैं, तथा नैतिकता, देश प्रेम, राष्ट्रीय एकता, सद्भावना, भ्रातृत्व ये कुछ ऐसे तत्व हैं जो राज्य का अस्तित्व बनाए रखने के लिए सहायक हैं। इन्हीं आधारों पर हम कह सकते हैं कि शक्ति केवल राज्य का आधार नहीं है। जनरली एग्जामिनेशंस में ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि शक्ति के विभिन्न स्रोत कौन कौन से हैं, इनकी विवेचना कीजिए। स्टूडेंट्स देखिए, शक्ति अनेक स्रोतों से उत्पन्न होती है तथा अनेक स्रोतों से उत्पन्न होकर अपने आप को विभिन्न रूपों में, विभिन्न प्रकारों में प्रयुक्त करती है, स्वयं को प्रदर्शित करती है। नेपोलियन, हिटलर, लेनिन
तथा गांधी, ये व्यक्तित्व सभी शक्तिशाली थे, लेकिन इनके शक्ति के स्रोत अलग अलग थे। तो इस तरह से हम ये नहीं कह सकते कि जो डिक्टेटर होगा वही शक्ति से संपन्न होगा, या जो अपने जीवन में, कहने का अभिप्राय है कि जो राज्य अपने जीवन में मॉरलिटी, ब्रदरहुड, नेशनलिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी इत्यादि से संबंधित जो फैक्टर्स हैं उनको इम्पोर्टेंस देगा तो वो शक्तिशाली नहीं होगा। इस तरह से हम नहीं कह सकते। विद्वानों ने, पॉलिटिकल थिंकर्स ने शक्ति के विभिन्न स्रोत विवेचित किए हैं, उनके संदर्भ में आपको जानना चाहिए। इनमें शक्ति का जो प्रथम स्रोत है वह ज्ञान है, नॉलेज। दैट इज व्हाई इट हैज बीन सेड नॉलेज इज पावर एंड आइडियाज रूल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। वास्तव में विद्वानों ने ये माना है कि ज्ञान ही वह शक्ति है जिसके माध्यम से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान के माध्यम से शक्ति को भी प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञान के द्वारा ही लक्ष्यों को पुनः प्रबंधित किया जा सकता है तथा ज्ञान से मिलने वाली योग्यता के आधार पर ही शक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। नॉलेज को और अधिक विवेचित करें तो यह ज्ञान ही है जो हमें संसार से लेकर आध्यात्मिक जगत के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक है। सांसारिक शक्तियों के माध्यम से तथा आध्यात्मिक शक्तियों के माध्यम से लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। हमारे वेदों में यहाँ तक कहा गया है कि ज्ञान मोक्षप्रद वेद बखाना। शक्ति के विभिन्न स्रोतों के संदर्भ में जो नेक्स्ट पॉइंट है वह प्राप्तियां हैं। प्राप्तियां, इसका अभिप्राय क्या है? पोजेशंस। देखिए, जो ज्ञान है वह शक्ति का आंतरिक स्रोत है, लेकिन जो प्राप्तियां हैं, जो पोजेशंस हैं, वह शक्ति के निर्धारण का बाहरी तत्व है। इनमें पोजेशंस प्रमुख माने हैं विद्वानों ने, जिसका पोजेशन जितना अधिक होगा वह उतना ही शक्तिशाली माना जाएगा। इसके पश्चात जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स है वह संगठन है, यूनिटी है। इट हैज बीन सेड यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यानी संगठन में ही शक्ति है। संघे शक्ति शब्द का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न प्रतिद्वंदता पूर्ण इकाइयां आपस में मिलकर अपना संघ बना लेती हैं, संगठन का निर्माण कर लेती हैं। उनमें आपस में भले ही मतभेद हो, लेकिन किसी एक लक्ष्य के संबंध में उनके मत में समानता होती है, जिसके आधार पर वे आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं, और यही कारण है कि उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। आधुनिक युग में विभिन्न संघ अस्तित्व में हैं, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यूनिटी का भी स्पेसिफिक रोल है शक्ति को एक महत्वपूर्ण स्रोत बनाने में। शक्ति का जो अगला स्रोत है वह आकार है, शेप से संबंधित है, ऐसा विद्वानों ने माना है। पॉलिटिकल थिंकर्स कहते हैं कि एक संगठन का आकार जितना बड़ा होगा, जितना विस्तृत होगा, वह उतना ही अधिक अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकेगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि शक्ति के विभिन्न स्रोत हैं। इन विभिन्न स्रोतों के माध्यम से शक्ति को हासिल किया जा सकता है। प्रोफेसर मैकाइवर ने शक्ति के संबंध में कहा है कि शक्ति की कार्यकुशलता उन विभिन्न परिस्थितियों के द्वारा बढ़ती या कम होती रहती है जिनके अधीन उसे कार्य करना है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि शक्ति का एक स्पेसिफिक रोल है, इसके विभिन्न माध्यम है, इसकी जो अवधारणा है वह भी इम्पॉर्टेंट है, राज्य के संदर्भ में भी यह इम्पॉर्टेंट है। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।